चलिए बेटा। हाँ क्या हो गया? क्वेश्चन आप भेजा गया जी लगाए थे, लगाए थे लेकिन कुछ गलत हो गया। गलत हो जा रहा था। सब नहीं लगे वही तो 10 नंबर वाला। वही तो सही करना है। चलो बेटा, कल आपका हो गया था रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, इसमें ना ठीक। स्नेल तक हो गया था। कल हम लोग पढ़ रहे थे बेटा लाइट में आपको रिफ्रैक्शन बता दिया गया था, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेसेस, ठीक। स्नेल लॉ तक आपने डिस्कस कर लिया था वहाँ पे। नेक्स्ट आप लिखेंगे, एक टर्म आता है बेटा यूज में आएगा क्वेश्चन लगाते समय, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये फाटक बंद कर दो बेटा, ठीक। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्या रिलेटिव, हाँ बंद कर दो। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दो कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं, रिलेटिव एंड क्या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस क्या होंगे उसके बेस पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिखेंगे हम लोग इंडिकेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो किसी मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, कोई भी मटेरियल है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पे हम लोग डिसाइड करते हैं उसकी वेलोसिटी, यानी कि जो लाइट की वेलोसिटी होगी उस मीडियम में कितनी होगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मीडियम की लार्जर है, ग्रेटर है, उस केस में स्पीड लाइट की क्या होगी, लेसर होगी। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लेसर है तो स्पीड की वैल्यू मैक्सिमम होगी, यानी ग्रेटर होगी वैल्यू, मैक्सिमम ना को ग्रेटर करेगा, ठीक। और जो मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी या स्पीड आपको लाइट की मिलती है वो किस में मिलता है, वैक्यूम में। किसमें हम लोग कहते हैं, ड्राई एयर या वैक्यूम कहते हैं। लाइट की स्पीड कितनी होती है ड्राई एयर में आप बता दो, या वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है, स्पीड आप लाइट की ड्राई एयर या वैक्यूम प्रकाश कितनी वेग से चलता है, याद करो जब सुना रहा हो, है ना। 3 ये क्या है, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर, इतना तो हमको दिखा सकते हैं, हाँ। 1 सेकंड में 3.8 मीटर तो हम चल जाएंगे, बताओ। हाँ जी, लाइट की स्पीड क्या होगी वैक्यूम में है 3 × 10 पावर 8 नहीं पावर और क्या बाइट में आ गया ना। तो हम लोग क्या लेते हैं बेटा, 3 × 10 पावर 8 लेते हैं वैक्यूम में, आके इसमें ड्राई एयर में जब बात की जाती है, ठीक। और जैसे किसी मीडियम में आप इंटर करेंगे उसकी वेलोसिटी या स्पीड जो होती है वो क्या करेगी, डिक्रीज करती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम उसी के बेस पे डिसाइड करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिसाइड करता है किसी मीडियम में आपकी स्पीड आप क्या लाइट की वैल्यू क्या होगी। तो लिख लीजिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ refractive index of a medium, refractive index of a medium is that characteristic which decided speed of light, that characteristics which decided speed of light in it, which decided speed of light in it, which decided speed of light in it, जो उसमें लाइट की स्पीड को क्या करता है बेटा, डिसाइड करता है, विच डिसाइडेड स्पीड ऑफ लाइट इन इट, ठीक। विच डिसाइडेड स्पीड ऑफ लाइट इन इट, तो उसी को टर्म देते हैं बेटा हम लोग क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह लेते हैं। अच्छा, इसकी यूनिट डायमेंशन क्या होगी, नो कुछ नहीं, स्केलर क्वांटिटी होता है बेटा, कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी यानी वेलोसिटी इन वैक्यूम अपार वेलोसिटी इन मीडियम का रेशियो होता है, इससे कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता। लिखिएगा इट हैज़ नो यूनिट एंड डायमेंशन, नहीं चला क्या, इट हैज़ नो यूनिट एंड डायमेंशन, लाइट कम होगी, इट हैज़ नो यूनिट एंड डायमेंशन, इससे कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है, ठीक। अब इसमें हम दो टर्म में पढ़ते हैं बेटा, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं और एक हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं, ठीक। तो लिखिएगा पहला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
देखो एब्सोल्यूट टर्म हम कब देते हैं जब लाइट जो होती है वैक्यूम से किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर करती है। अगर लाइट किसी के यहाँ से किससे वैक्यूम से किसी मीडियम में इंटर कर रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड क्या? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि किसी भी मीडियम का बेटा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसके रिस्पेक्ट में? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसे टर्म आप देते हो क्या? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और किसी एक मीडियम का दूसरे के रिस्पेक्ट में जब हम लोग निकालते हैं क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो उसे हम लोग क्या लेते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, तो लिखेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम, refractive index of any transparent medium with respect to any transparent medium with respect to vacuum, with respect to vacuum is called absolute refractive index, absolute refractive index of that medium। हो गया। और इसकी जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं ठीक वो लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम में अपॉन लाइट की वेलोसिटी उस गिवन मीडियम में। ठीक, तो यहाँ पे होता है जब हम लोग एब्सोल्यूट करते हैं आप चाहे म्यू नॉट से दिखा लो या वैक्यूम को मीडियम कर दीजिए। ठीक, इसी को जनरली हम लोग म्यू नॉट अगर दिखा लेते हैं इसी को म्यू वैक्यूम को मीडियम भी कहते हैं। ठीक, इसकी वैल्यू सी बाई बी की क्या होता है? इक्वल होगा। सी हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन बी हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक, इसी को हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन किसमें? वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, इनके रेशियो को हम लोग कहते हैं क्या? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक, और इसकी जो वैल्यू होती है कुछ हमारे जो कॉमन है बेटा जिनको हम बार बार यूज़ करते हैं जैसे आपका हो गया ग्लास, वाटर, ठीक, डायमंड। ठीक, तो कुछ पर्टिकुलर हैं जिनके लिए बार बार हम लोग यूज में आता है तो लिख लीजिएगा। ठीक, अगर म्यू हम लोग ग्लास की नहीं करते तो कितना लेते हैं बेटा ऑन एवरेज? 3/2 या 1.5 ले लेते हैं। म्यू वाटर का कितना होता है बेटा? 4/3। म्यू वाटर जो होता है 4/3। म्यू ग्लास का हो गया 3/2। म्यू डायमंड का लेते हैं 12/5 यानी 2.4। जनरल वे में डायमंड की क्वालिटी के बेस पे उसको हम लोग 2.5 भी मिलता है आपको। ठीक, इसी तरह से जो ग्लास होता है ग्लास को आपने अलग अलग टाइप का पढ़ेंगे अभी। एक क्राउन ग्लास होता है, फ्रेंड ग्लासेस होते हैं तो उनकी वैल्यू वेरी करती है। कॉमन रेंज हम लोग जो लेते हैं 1.5 लेते हैं। ठीक, इसका ग्लास का तो यहाँ पे म्यूजी जो होता है म्यूजी की वैल्यू आपका था 3/2 या 1.5। एग्जाम्पल में के लिए म्यू डब्ल्यू यानी ए म्यू डब्ल्यू इसी कह देते हैं। ए म्यूजी की वैल्यू इतनी, ए म्यू डब्ल्यू की जो वैल्यू होता है वो 4/3 होते हैं 1.33। और अगर हम लोग लेते हैं बेटा ए म्यू डायमंड, इसका डायमंड ए म्यू डी, ए म्यू डी इसकी वैल्यू होती है 12/5 यानी अप्रॉक्सिमेटली 2.4। डाटा के लिए 2.5 भी मिलता है। ठीक, तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं इन मीडियम्स के। ठीक है, किसके? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। वैक्यूम के रिस्पेक्ट में ये इनके रिफ्रैक्टिव या वैक्यूम या ड्राई एयर या वैक्यूम हम लेते हैं तो कंडीशन आपका है उसके रिस्पेक्ट में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, जो वैक्यूम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एयर या वैक्यूम का 1 लेते हैं। एयर या वैक्यूम का बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू ली जाती है वो यूनिट ली जाती है, उससे कम किसी और का होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी 1 से कम किसी भी मीडियम का पॉसिबल, मीडियम या वैक्यूम किसी का भी पॉसिबल आपका
नहीं होता है, ठीक। तो मिनिमम जो वैल्यू आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की होती है वो हमारा 1 होता है बेटा, ठीक हो जाएगा। दूसरा टर्म आता है बेटा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव का मतलब होता है वन मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का जो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसी को हम लोग टर्म देते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। तो लिखिएगा, बोले ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव में लिखिए, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ a medium with respect to other medium is called relative refractive index. इसी को हम लोग दूसरे टर्म में बोल लेते हैं बेटा, अगर वेलोसिटी के टर्म में, स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में कहेंगे तो कहते हैं रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द अदर, ठीक। इस कॉल्ड क्या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। एक मीडियम में जो वेलोसिटी होगी और दूसरे मीडियम में जो वेलोसिटीज होंगी उनके रेशियोज जो आपके होते हैं उन्हें हम लोग कह लेते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। जैसे फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी या पास सेकंड मीडियम में वेलोसिटी इक्वल टू होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ठीक। तो अगर वेलोसिटी कहीं दिया गया है तो वेलोसिटी के टर्म में भी हम लोग लिखते हैं तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, जैसे आपको लिखा एग्जाम्पल कर लो, जैसे आपने लिखा ए म्यूजिक की वैल्यू 3/2 होता है, ए म्यूजिक 3/2 होता है और ए म्यू डब्ल्यू की वैल्यू आपने लिखा 4/3 होता है। अब अगर हमें डब्ल्यू म्यूजिक निकालना, क्या निकालना बेटा, डब्ल्यू म्यूजिक की वैल्यू फाइंड करनी है तो डब्ल्यू म्यूजिक कितना हो जाएगा, डब्ल्यू म्यूजिक की वैल्यू कितनी होगी बेटा, देखो ए म्यूजिक अपान कितना, ए म्यू डब्ल्यू, ए म्यूजिक अपान कितना हो जाएगा, ए म्यू डब्ल्यू। ए म्यूजिक की वैल्यू कितनी है 3/2 अपान कितना 4/3, 3 ऊपर जाएगा तो 9/, कितना हो जाएगा 8, वैल्यू हो जाएगा आपका 9/, क्या 8 के बराबर होता है। यहाँ से जो वैल्यू हम निकालेंगे तो 9/, क्या हो जाएगा आपका 8 के इक्वल हो जाता है। जो वैल्यू आपका होगा 9/, कितना होगा 8 के आपका क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से आप जो बजट कर लेते हैं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक। तो ऐसे अगर एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग डिटरमाइन करते बेटा तो इसी को रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या बोलेंगे उसे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम, रिफ्रैक्टिव नहीं अदर मीडियम के रिस्पेक्ट में अगर निकालते हैं तो उससे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप बोलेंगे, ठीक है। आपको निकाल के दिखा दो किसका, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, फाइंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। कितने लोग क्लास साइन नहीं हुआ बेटा, हो गया अलग आ रही है, एक से कम, से कैसे हो सकता है, 8/5, 8/5 एक से कम होता है जी। आ गया, आपको निकालना था बेटा, देखो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले आपको डाटा दिया है, आपको निकालना था
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये हो जाएगा बेटा ये म्यू डी अपान ए म्यू जी। जो बाद में है उसका वैल्यू ऊपर, जो पहले है उसका वैल्यू नीचे रखते हैं। जो बाद में है उसका वैल्यू कहाँ रखेंगे आप? ऊपर। जो पहले है उसकी वैल्यू कहाँ रखेंगे आप? नीचे रखेंगे। ठीक, तो ए म्यू डी अपान ए म्यू जी, ए म्यू डी की वैल्यू कितना बेटा? 12/5 और ए म्यू जी की वैल्यू कितना है? d/2 है, ये है ना। इसको ऊपर शिफ्ट कर दो, तो ये हो गया 24/15, 3 से काटो 5 और 8/5, दैट इज आप लिख सकते हो 1 पॉइंट कितना? 6। तो जी म्यू डी की वैल्यू हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास विल बी 1.6। इसकी वैल्यू जो होती है 1.6 से क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। ठीक, तो जी म्यू डी की वैल्यू होती है 8/5 इक्वल टू 1.6 के बराबर। अब निकालेंगे, तो ये केस आपका होता है, यहाँ से दिखा लेते बेटा। अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होगी, और वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होगी तो उस मीडियम में जो वेवलेंथ लाइट का होगा वो ज़्यादा होगा या कम? फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, वेवलेंथ बदलता है। वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी? लेसर या ग्रेटर? वेलोसिटी स्लो रहेगी। हाँ, वेलोसिटी वेवलेंथ छोटा रहेगा। जब जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम की इंक्रीज करेंगे वेवलेंथ की वैल्यू डिक्रीज करती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मीडियम चेंज होने से चेंज नहीं होता है। तो एक पॉइंट चाहे ऐसे एरो आके नोट कर लीजिएगा। बोले यस कि since on traveling light from one medium to other, 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 हो गया? on traveling light from one medium to other, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट के क्या करने पर? इंटर करने पर। on traveling light from one medium to other, ठीक, एक मीडियम से लाइट अगर दूसरे मीडियम में क्या कर रहा है? इंटर कर रहा है इन वन मीडियम टू अदर। ठीक, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट will not change, then frequency of light will not change, but velocity of light will be slow down, यानी वेलोसिटी लाइट की क्या करेगी आपकी? चेंज करो, स्लो नहीं करो, विल बी चेंज। सो वेवलेंथ आल्सो, वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी चेंज, सो वेवलेंथ आल्सो चेंजेस, वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी चेंज, सो वेवलेंथ आल्सो चेंजेस। तो उसकी वजह से जो वेवलेंथ की वैल्यू होगी वो क्या कर जाएगी? चेंज हो जाएगी। सो वेवलेंथ आल्सो चेंजेस, वेवलेंथ की वैल्यू क्या करेगी? चेंज होगी। इफ़, नीचे लिख लीजिएगा, if light travel from rarer to denser medium, then velocity of light will be decreases, velocity of light will be decreases, so velocity of light क्या करेगी आपकी? डिक्रीज करेगी। सो वेवलेंथ आल्सो डिक्रीजेस, तो वेवलेंथ जो लाइट की होती है वो क्या करती है बेटा? आपकी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक, जैसे अगर आपका वाटर से ग्लास में इंटर कर रहा है, अगर लाइट कहाँ से वाटर से ग्लास में इंटर कर रहा है, तो म्यू डब्ल्यू इज लेस देन म्यू जी, सो लेमडा डब्ल्यू ग्रेटर देन क्या होगा? लेमडा। अगर आप
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का ग्लास से बेटा कम होता है, इसमें लाइट या वेवलेंथ जो होगी लाइट की वो ग्लास के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, ज़्यादा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वहाँ पर वेवलेंथ कम, जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वहाँ वेवलेंथ ज़्यादा है, बट फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं होती। फ्रीक्वेंसी रिमेंस क्या रहता है, सेम रहता है। मीडियम चेंज करने से फ्रीक्वेंसी लाइट की फ्रीक्वेंसी कोई चेंजेस नहीं होती। हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी जो होती है जैसे इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, वो आपकी वैल्यू क्या वेरिएशन हमारे पैरेलल प्रॉपर्टी आती है इनहेरेंट प्रॉपर्टी, तो वो हमारे इन्वायरमेंट या बाकी चीज़ों चेंज होने चेंज नहीं होता। बाकी जो हमारे आउटर प्रॉपर्टी है एक्सटर्नल जो सीखते हैं वो सारी चीज़ें चेंज होती हैं। ठीक वैसे ही आपकी प्रॉपर्टी जो आपकी होती है लाइट की क्या होती है, वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, मतलब वो रिमेंस सेम रहती है, मीडियम कुछ भी आप चेंज कर लीजिए, ठीक, वो बदलती नहीं। जी सर। हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे डिपेंडेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किन फैक्टर्स पे आपका डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू। डिपेंडेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक, लिखिएगा। पहला नेचर ऑफ मीडियम ऑफ, साफ लिखिएगा। नेचर ऑफ मीडियम, पहला नेचर ऑफ मीडियम ऑफ इंसिडेंट एंड नेचर ऑफ मीडियम ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन, कहाँ से इंसिडेंस हो रहा है कहाँ पे रिफ्रैक्ट हो रहा है। नेचर ऑफ मीडियम ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन, ठीक। दूसरा रिफ्रैक्शन, रिएक्शन रिफ्लेक्ट होगा तब तो वही रह जाएगा, रिफ्रैक्शन। दूसरा कलर ऑफ लाइट, कलर ऑफ लाइट और वेवलेंथ ऑफ लाइट, कलर ऑफ लाइट और वेवलेंथ ऑफ लाइट। दूसरा क्या लिखा, कलर ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, कलर ऑफ लाइट और वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, याद रखिएगा पूरा, यहाँ पे आप पढ़ेंगे आगे मिरर वगैरह स्टेज वगैरह सभी यहाँ पे काम आएगा। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, ठीक है, म्यू सबसे ज़्यादा वायलेट का होता है और सबसे कम बेटा क्या होता है, रेड कलर का होता है। अगर हम लोग बात करते हैं किसी ग्लास लाइट अगर इंसिडेंट कर रहे हैं अलग अलग लाइट, ठीक, तो उस कंडीशन में वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, रेड कलर के लिए क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सबसे कम होगी। अगर वेवलेंथ का बात करोगे तो इसी का उल्टा हो जाएगा, रेड कलर के लिए वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और क्या वायलेट के लिए सबसे क्या होता है, कम होता है, ठीक। तो दिखा दीजिएगा, वही नोट कर लेना। अगर हम लोग डिफरेंट कलर की बात करेंगे तो उस केस में सबसे ज़्यादा किसके लिए, वायलेट के लिए, सबसे कम रेड के लिए होता है। तीसरा ये होता है टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा बेटा। अगर हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। अगर टेम्परेचर आप चेंज करते हो तो टेम्परेचर चेंज का मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्या इफेक्ट होगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन चेंजिंग द क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, शायद नहीं, हाँ नहीं होता है। और लो इफ टेम्परेचर विल बी चेंजेस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विल बी चेंज और रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट वाले हाथ उठाओ, चेंज वाले हाथ उठाओ, चेंज वाले कांस्टेंट नहीं हाथ उठाया तो किसमें माना जाएगा, चेंज में माना जाएगा ना। हाँ
चेंज में घट रहा बढ़ रहा हो तो अलग फैक्टर है, बट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा शुद्ध हिंदी में समझ लीजिए। इन जनरल, ठीक, इन जनरल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडिया क्या मटेरियल विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ठीक। जिस मीडियम की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सबसे उतनी ज़्यादा होती है। हम लोग पढ़ते हैं डायमंड की डेंसिटी सबसे क्या है, हार्ड मटेरियल माना जाता है ना, तो जितना ज़्यादा है उतनी ही उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होती है। नहीं कुछ दो तो जानते हैं ना, ग्लास और वाटर, ग्लास का कितना है 3/2, वाटर कितना है 4/3, एक का 1.33, एक का क्या 1.5 है, डायमंड का कितना है 2.4 है। तो सबसे ज़्यादा जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है किसका मिलता है, डायमंड का। और दूसरी चीज़ आपने पढ़ा होगा जब टेम्परेचर राइज करते हैं तो डेंसिटी डिक्रीज करती है एक्सेप्ट वाटर बिटवीन 0 to 4 डिग्री। वाटर को 0 से 4 डिग्री के बीच में उसको एक छोड़ दीजिए, क्योंकि वहाँ पे इन्वर्स होता है, टेम्परेचर राइज करने पर 0 से 4 के बीच में राइज करती है डेंसिटी। बाकी जितने भी नॉन मटेरियल हैं उनमें बेटा टेम्परेचर राइज करोगे तो डेंसिटी की वैल्यू क्या करती है, रिड्यूस करती है, डेंसिटी घटती है। और जब डेंसिटी घटेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा। तो लिख लीजिए क्या करेगा, घटता है सर, ठीक। तो लिख लीजिएगा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ मीडियम, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ मीडियम, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स will be decreases on increasing temperature of medium, refractive index will be decreases on increasing temperature of the medium, refractive index will be decreases। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है क्या करती है, वो डिक्रीज कर जाती है। टेम्परेचर के राइज करने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या करेगी आपकी, फॉल करती है, डिक्रीजमेंट हो जाता है, ठीक। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो होती है वो हमारी घट जाती है जब हम लोग क्या करते हैं बेटा, टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, याद रहेगा। और डिफरेंट मीडियम के लिए वैल्यू आपकी क्या होती है, अलग अलग। जनरल जो हमें पूछा जाता है आपको आपने लिख लिया है, बाकी कुछ अदर अगर दिया जाएगा तो आपको डाटा दिया जाता है, ठीक। क्वेश्चन में आपको डाटा दिया जाता है, बहुत रटने की वहाँ ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बट याद रहता है तो चलो बेटा कोई आगे लिखेंगे बेटा। नेक्स्ट हेडिंग करिएगा रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट एक टर्म आता है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडिया या सेवरल मीडिया। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडिया, रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडिया, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडिया। मीडिया मतलब मल्टीपल जब रहता है तो उसे हम लोग प्लूरल मीडिया लेते हैं बेटा, सिंगुलर जब होता है तो मीडियम बोलते हैं। थोड़ा सा समझ लीजिए, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जानी होती है। होता क्या बेटा, बोला जाता है कि अगर कोई भी लाइट ट्रैवल कर रही है, लाइट जो है वो ट्रैवल कर रही है किसी मीडियम से सेकेंड मीडियम में, अगर फर्स्ट मीडियम से लाइट आपकी ट्रैवल कर रही है किसमें, सेकेंड मीडियम में, तो जब सेकेंड मीडियम में लाइट आपकी ट्रैवल करेगी, अगर फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में लाइट क्या करेगी आपकी ट्रैवल करेगी, तो जब सेकेंड मीडियम में लाइट को इंटर करेगी, इसमें सेकेंड मीडियम में जब लाइट आपकी इंटर करती है तो उस केस में अगर वहाँ एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगा दिया जाए, कैसा सरफेस बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगा दिया जाए, तो उस केस में अगर उससे कोलाइड करने के बाद, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से अगर कोलाइड करने के क्या बाद रे रिटर्न बैक हो रही है सेम मीडियम में, रे क्या हो रही है आपकी सेम मीडियम में, उसी पाथ को फॉलो करते हुए रिटर्न हो जा रही है, तो उसी को टर्म देते हैं रिवर्सिबिलिटी। क्या टर्म देंगे उसे, रिवर्सिबिलिटी कह लेते हैं, ठीक। अगर वो सेम मीडियम में रिटर्न बैक हो जाती है तो उसी को हम लोग टर्म क्या देंगे बेटा, रिवर्सिबिलिटी कह लेते हैं, ठीक है। तो एक सेकंड बेटा,
जल्दी देखो कि हम संपर्क विकास पहले सर टेस्ट में देखा बड़ी बात आगे का टेस्ट में देखा जल्दी लिखने वाला बात नहीं देखा इसमें भी टक्कर में मारे टक्कर का अगर दुनिया में है लाभ नीचे कारी आगे टेस्ट में देखा मैं जितनी मैं जितनी करता तो लिए अरे जितना करेगा तो अगर उस केस में क्या होता है फिर उसी को रिवर्सिबिलिटी कह लेते हैं। क्या अगर सेम मीडियम में रिटर्न बैक हो जाता है तो उसी को टर्म हम लोग क्या देते हैं, रिवर्सिबिलिटी कह लेते हैं। ठीक, अगर लाइट है, लाइट आके इंटर करेगी, ठीक है, और वो फिर रिटर्न बैक कहाँ हो रही है, सेम मीडियम। अगर सेम मीडियम में रिटर्न हो रही है तो उसी को टर्म क्या देंगे, रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। जैसे मानो लाइट यहाँ से आई, अब एक मीडियम से आ रही है, दूसरे मीडियम में इंटर करेगी बेटा। जब दूसरे मीडियम में इंटर करेगी या इधर क्या मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल और क्या टूवर्ड्स द नॉर्मल, या तो आपका अवे फ्रॉम नॉर्मल या तो क्या होगा टूवर्ड्स द नॉर्मल आपका बेंड होगा, अगर मीडियम हमारी चेंज हो रही है। ठीक, तो जब सेकेंड मीडियम में आ रही है, सेकेंड मीडियम में इंटर करने के बाद अगर सपोज दैट आपने यहाँ पे कोई रिफ्लेक्टिंग मिरर लगा दिया, क्या लगा दिया, रिफ्लेक्टिंग मिरर लगा दिया, ठीक, लाइट आ गई, तो इस केस में क्या होगा, आइए है बेटा ये आर है, अगर ये इंसिडेंट होने के बाद फिर से दोबारा उसी बात को रिट्रेस करते हुए वापस आ रही है, तो हम लोग उस कंडीशन में कहते हैं दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड क्या, रिवर्सिबिलिटी कह रहे हैं, इसी को रिवर्सिबिलिटी कह रही है। और रिवर्सिबिलिटी शो करने के लिए फर्स्ट मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो सेकेंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेसिप्रोकल के इक्वल होना चाहिए। क्या, यानी कि 1/2 की वैल्यू जो होती है रिवर्सिबिलिटी शो करने के लिए 1/2, अगर इसका हम लोग लेते हैं μ1 है, ये μ2 है, तो 1/2 की वैल्यू इक्वल टू 1/2 μ1। अगर ऐसा फॉलो हो रहा है तब तो रिवर्सिबिलिटी को शो करेगा, अदरवाइज रिवर्सिबिलिटी शो नहीं करेगा। तो रिवर्सिबिलिटी को शो करने के लिए 1/2 की वैल्यू तो μ1 से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक, देखा लीजिए 1/2 की जो वैल्यू होगी वो 2μ1 के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, हाँ बेटा, कौन सा बेटा, नहीं वो तो अलग कंडीशन होती है कि इंसिडेंट में जब रिफ्लेक्ट बैक होती है, अरे यहाँ पे हाँ ये परपेंडिकुलर है तभी वो रिप्लेस करेगा, नहीं तो करेगा ही नहीं। मतलब ये जो हम लगाएंगे यहाँ पे मिरर जो लगा रहे हैं ना, ये नॉर्मल इंसिडेंट लेकर रखी जाती है तभी वो रिटर्न बैक होगी। प्लेन मिरर है। हाँ, जो मिरर जो हम यूज़ करते हैं प्लेन ही करते हैं, फिलहाल वो सारे शो करेंगे। तो जो मिरर लगाएंगे उस पर जो रे इंसिडेंट हो रही सेकेंड मीडियम में वो नॉर्मल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वो नॉर्मल होना चाहिए। ठीक हो जाएगा। इसके बेस पे आप यहाँ से डिनोट कर लेते हैं, क्या होगा कैसे होगा वो डिनोशन हो जाता है। ठीक सर जी जी, यहाँ पर कौन सा डेंसर है, कहाँ पे, यूज कंडीशन बना ये तो कॉम्बिनेशन आप बना लेंगे, इसमें से कोई भी कर सकते हैं, बट जनरली दोनों इक्वल लिया जाता है। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी शो कराने के लिए बहुत डिफरेंसेस हमारे लिए 1/2 की वैल्यू 2μ1 के क्या है, 1/2 μ1 है। ठीक है, इसे लिख सकते हैं ऊपर जाएगा μ1 कितना हो जाएगा μ2, यानी उसके रेसिप्रोकल के बराबर होना चाहिए। जैसे एक 2/3 है तो दूसरा 3 क्या होगा 2। ठीक हो गया। दूसरा होता है कि अगर कोई भी रे है जिस मीडियम से बेटा इंटर कर रही है, मल्टीपल रिफ्रैक्शन के बाद फिर सेम मीडियम में, यानी फाइनल जो मीडियम है वो भी सेम हो जाता है। इधर देखिएगा बेटा, हमने सपोज दैट डिफरेंट मीडियम ले लिया, लाइट यहाँ पे आगे इंसिडेंट हुई, 3-4 मिनट लाइट आपकी इंसिडेंट हुई फिर रिफ्रैक्ट बैक हुई, फिर मानो यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ, फिर इंसिडेंस हुआ पैरेलल। अगर ये फर्स्ट मीडियम, सेकेंड, थर्ड और फाइनली हमारा जो फोर्थ मीडियम है, फर्स्ट मीडियम और फोर्थ मीडियम जो अगर सेम है, ये कैसा है आपका सेम है, तो ये जो कंडीशन रे होती है, ये फर्स्ट रे और लास्ट रे जो आपका इमर्जिंग रे है, यानी
ये फर्स्ट सरफेस पे इंसिडेंट रे और लास्ट सरफेस पे इमर्जेंट रे, ये दोनों आपस में पैरेलल होती है। बोला जाता है अगर इसका हम लोगों ने μ1 μ2 μ3, ठीक, μ1 μ2 μ3 और लास्ट मीडियम भी अगर हमारा μ1 सेम हो गया, यानी फर्स्ट और लास्ट अगर आपका सेम है तो उस कंडीशन में इन सभी मीडियम का जो प्रोडक्ट होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो वैल्यू हमारा 1 के बराबर आता है। और उस केस में आपकी जो लाइट रे होगी, फाइनल जो इमर्जेंट रे है, यानी कि ये जो रे निकल रही है और ये इनिशियल सरफेस पे इंसिडेंट रे है, ये दोनों आपस में पैरेलल होती है। पैरेलल बोला जाता है, सेम लाइन पे नहीं, पैरेलल होती है, ठीक। उस कंडीशन में अगर हम लोग दिखाते हैं तो ये जो रे वर्क आउट हो रही है ये फर्स्ट रे के कैसे होगी बेटा, पैरेलल होती है। तो ये रे दोनों आपस में कैसे रहेंगे, तो पैरेलल रहती है। तो वही कहा जाता है अगर मल्टीपल मीडियम से और ये पैरेलल होने के लिए 1 μ2 into 2 μ3 1 μ2 is to 2 μ3 is to 3 μ1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। सभी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या हो जाएगा, 1 के बराबर होगा, या कह लो 2 μ3 की वैल्यू 1 μ3 अपॉन 2 μ3 के बराबर होता है, 1 μ2 के रेशियो के बराबर होता है। हो गया। तो ये खाली टर्म्स आपको जानना था, बाकी वहाँ से कुछ और नहीं बनता है। कंडीशन कब होगा, जब रिवर्सिबिलिटी होगा। रिवर्सिबिलिटी के लिए सेकेंड मीडियम में जो हम लोगों ने रखा है मिरर, वो कैसा, उस पर जो रे आ रही है वो पर नॉर्मली इंसिडेंट हो, ठीक। और रिलेशन 1 μ2 = 1/2 μ1। हाँ जी, रेखा जिधर जिधर जाएगी उधर उधर अगर μ1 का मल्टीप्लाई 1 आ जाए तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। हाँ, ठीक। अब जहाँ पे न्यूमेरिकल भी बनता है बेटा, कॉन्सेप्चुअल भी बनता है। नेक्स्ट आप हेडिंग करेंगे, आपने पढ़ा हुआ रियल एंड अपरेंट डेप्थ, कितने ने पढ़ा है, आभासी गहराई वास्तविक गहराई, पढ़ा है कुछ, रियल एंड अपरेंट डेप्थ। चलिए, बाकी लोग नहीं पढ़े हो, नाम सुना था ना, काम नहीं सुना था। रियल एंड अपरेंट डेप्थ कितने लोग बताएंगे, कितने लोग बताओ जी, उसको बताइए। फार्मूला ना याद है, जैसे ये चीज करके कुछ है लेकिन बता देते हैं। एक गिलास ले लेंगे, हाँ, सिक्का अगर उसमें रखेंगे, खाली पानी है तो यहाँ से दूर तक खड़े होने पे नहीं दिखेगा, लेकिन अगर पानी भर देंगे तो दिखने लगता है। तो आप थोड़ा सा ऊपर आभास होने लगता है, क्योंकि बेंड जो देखने वाली नज़र से वो नॉर्मल से बेंड के अंदर आ जाते हैं, वो अंदर की भी गहराई हमको दिखा देता है, लेकिन महसूस होता है कि हमारे ऊपर थोड़ा सा उठ के सिक्का, जिसकी वजह से बट पानी। हाँ जी, आप तो बताएंगे जी। जैसे गर्मियों में सब रोड पे दिखाई देता है। बोला जाता है बेटा, वहाँ गलत है सर। नहीं, हमने आपका गलत कहा था, ठीक। बोला जाता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी मीडियम में रखते हो, अगर वो मीडियम डेंसर है, ऑब्जर्वर एरर में है और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, डेंसर में रखा गया, तो जो अपेरेंट डिस्टेंस आपका होता है उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है, जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा वो लेसर देन एक्चुअल डिस्टेंस होता है। जी सर। एग्जाम्पल जैसे सबसे पहले आपने पढ़ा होगा बेंडिंग ऑफ लाइट का एग्जाम्पल, किसमें, शायद 7th या याद के साइंस में हुआ करता जब हम लोग पढ़ते थे। अब आप लोग जब पढ़े हैं, किस क्लास में पढ़ा है पता नहीं, उसमें आपको होगा कि जब हम किसी कॉइल को, सिक्के को या किसी पेंसिल को हम लोग क्या करते हैं, पानी में डिप कर देते हैं ग्लास में, तो हमें वेंडेड दिखता है, थोड़ा हुआ दिखता है। किस क्लास में पढ़ा, हम लोग के लेवल में जब था तो शायद 7th या 8th में था साइंस में। अब भी हो सकता है अपडेट हो गया, लोअर क्लास में शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक। तो उस केस में क्या होता है, सबसे पहले हम लोगों ने बेंडिंग वहीं पढ़ी थी, ठीक है, रिफ्रैक्शन का, लेकिन तब वहाँ रिफ्रैक्शन टर्म नहीं बोला जाता, सीधा ऐसे बोला जाता तो लाइट जाती है, मुड़ जाती है, इसलिए वो ऊपर दिखती है, ठीक। तो उस केस में जो पढ़ा गया था साइंस में, वो कंडीशन आपकी जब होती है, जब भी लाइट बेटा डेंसर से रेयर में जाएगी, डेंसर से कहाँ जाएगी, रेयर में जाएगी, तो नॉर्मल से क्या होती है, अवे मूव करेगी, अवे मूव करेगी। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, मान लो सपोज दैट यहाँ पे हमने
यहाँ पर मेरे को पॉइंट होगा, ठीक। लाइट यहाँ से जा रही है, ये लाइट यहाँ से इमर्ज आउट हुई, मतलब लिक्विड यहाँ तक फीड किया गया है, ये लिक्विड आपका। अब यहाँ पे जब पहुँचेगा बेटा, अब इधर लिक्विड था, इधर कैसा है, लिक्विड है, तो ये डेंसर मीडियम है, कैसा है, डेंसर है। अब जब एयर में जाएगा तो नामक से क्या करेगा, वो आगे मूव करेगा, और जब नामक से आगे मूव करेगा तो ये जो आपको यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को रखा था, पॉइंट को ऑब्जेक्ट जो भी यहाँ रखा था, वो इस ऑब्जर्वर, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, कोई क्या है यहाँ पे ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर जब उसे देखेगा बेटा तो उसे यहाँ से आते हुए नहीं दिखता है ना, कहाँ से अपीयर होगा, उसके पीछे। इसको बैक ले जाओ, तो बैक ले जाएंगे तो जहाँ से ये अपीयर आता हुआ अपीयर हो रहे हैं, ये कंडीशन आपकी होगी, इसका क्या है, एपेरेंट पोजीशन। और ये जो डेप्थ है जहाँ पे आपने पहले रखा था, जैसे हम मैंने ये रियल कह ले, क्या कह ले बेटा से, ये रियल ले लिया जाए इस डेप्थ को, ये, और ये वाला जो है इसे क्या कह लेंगे हम लोग, इसे कह एच रियल, और इसे कह लेते हैं एच बेटा एपेरेंट। तो ये एपेरेंट डिस्टेंस आपकी जो होगी, अगर आपका ऑब्जेक्ट डेंसर में है, ऑब्जर्वर एरर में है, तो एपेरेंट डिस्टेंस जो होगी हमेशा एक्चुअल से रियल से कम होता है। इसी को जो आपको अपीयर हो रहा है इसको हम लोग कहते हैं एपेरेंट डेप्थ, क्या कहेंगे उसे, उसका एपेरेंट डेप्थ कहते हैं। दिस इज नोन एज क्या, एपेरेंट डेप्थ कहलाएगा। ये जो डेप्थ आपका है उसी को हम लोग नाम क्या देंगे, एपेरेंट डेप्थ कह लेते हैं बेटा, ठीक। तो दिस इज नोन एज एपेरेंट डेप्थ, इसे कह दिया जाता है आपका क्या, एपेरेंट डेप्थ कह लेते हैं। एपेरेंट डेप्थ की जो वैल्यू होगी वो रियल डेप्थ की तुलना में कैसा हो जाता है, लेसर होगा। रियल डेप्थ की तुलना में क्या होगा, एपेरेंट डेप्थ की वैल्यू लेसर हो जाता है, हो जाएगा। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एपेरेंट डेप्थ की वैल्यू जो होगी वो रियल डेप्थ से क्या होती है, आपकी कम हो जाती है, घट जाती है, ठीक। रीजन ड्यू टू बेंडिंग ऑफ द लाइट, और बेंडिंग क्यों हो रही है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक। इसी का जस्ट उल्टा, अगर आप ऑब्जर्वर कहाँ पे हो, डेंसर में हो, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, रेरर में हो, तो वो जो उसकी रियल क्या होगी, डिस्टेंस होगी, उससे कैसा ग्रेटर डिस्टेंस पे दिखाई देता है, इससे उससे ग्रेटर डिस्टेंस पे दिखाई देता है। तो वहाँ पे जो एपेरेंट डिस्टेंस आपकी होती है वो रियल वाले से बेटा ज़्यादा हो जाती है, ठीक। तो वहाँ भी कंडीशन नहीं, क्योंकि अब कहाँ पे है ऑब्जर्वर, डेंसर में, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एरर में। जब एरर से लाइट बीम आएगी डेंसर में तो नार्मल की तरफ क्या करेगी, बेंड होगी, और जब नार्मल की तरफ बेंड होगी तो जहाँ पे वो था एक्चुअल में उससे कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अवे, यानी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए आपका कंडीशन बनता है वहाँ पे क्या, एपेरेंट डिस्टेंस की वैल्यू जो होती है रियल से ज़्यादा, और यहाँ एपेरेंट की वैल्यू रियल से कम हो जाती है। यही जो आपका मेजरमेंट होता है उसी को हम लोग कह देते हैं एपेरेंट डेप्थ या एपेरेंट क्या, हाइट, समझ गए। तो लिखिएगा रियल एंड एपेरेंट डेप्थ लिखा था, लिखिएगा। अच्छा, आप मान लो आप भी हवा में हो, हम भी हवा में है, तब क्या होगा जी, नहीं, तब रियल और एपेरेंट दोनों कैसे होते हैं, सेम सेम होते हैं। जो आप है जितने डिस्टेंस पे उतने भी हमें आप दिखाई पड़ते मीडियम हैं, चेंज होगा, ठीक है। तो लिखिएगा इफ एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, हेडिंग कर लिया है, इफ एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर आर सिचुएटेड, इफ एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर आर सिचुएटेड इन डिफरेंट मीडियम, आर सिचुएटेड इन डिफरेंट मीडियम, object and observer are situated in different medium, then due to refraction, object appears to be displaced from its real position, object appears to be displaced from its real position, displaced from its क्या होगा बेटा, रियल पोजीशन, रियल पोजीशन से वो कैसा होता है, लार्जर डिस्टेंस पे अपीयर होता है, फ्रॉम इट्स रियल पोजीशन, ठीक। तो रियल पोजीशन से वो क्या फर्दर डिस्टेंस पे आपको क्या होगा, दिखाई पड़ता है, अपीयर होता है, अपीयर्स फ्रॉम इट्स रियल क्या लिखा बेटा, पोजीशन, ठीक। देखिए दिस डिस्टेंस, दिस अपीयर डिस्टेंस इज कॉल्ड एपेरेंट, दिस इज कॉल्ड एपेरेंट डिस्टेंस, देख लो, दिस इज कॉल्ड एपेरेंट डिस्टेंस। जहाँ पे वो अपीयर होगा उसी को क्या कहेंगे बेटा, एपेरेंट डिस्टेंस कह लेंगे, ठीक।
अब यहाँ पे हम लोग दो कंडीशन लेंगे। एक होता है जब ऑब्जर्वर हमारा रेयरर में हो और ऑब्जेक्ट डेंसर में हो। दूसरा होता है जब ऑब्जेक्ट रेयरर में हो और ऑब्जर्वर डेंसर में हो। ऑब्जेक्ट रेयरर और ऑब्जर्वर डेंसर, जैसे मान लो क्या फिश होती है ना, फिश कहाँ रहती है? हवा में कि पानी में जी? खाती हो कि नहीं? नहीं खाना चाहिए कि नहीं? नहीं खाना चाहिए। क्यों? लोग कहते वाले जो है प्रोटीन मिलता है, नहीं खाना चाहिए। अच्छा, कितने लोग कहते हैं खाना चाहिए, तो कहते नहीं खाना चाहिए जी? नहीं खाना चाहिए। नहीं खाना चाहिए। कभी कभी इतना महंगा क्यों बिकने लगा जी? नहीं खाना चाहिए था। खाने वाला बताओ, खाना चाहिए कि नहीं जी? अब कैसे बोले इसे, है ना? जो खाता है उसके लिए खाना चाहिए, जो नहीं खाता है नहीं खाना चाहिए, है ना? खाएगा उसको पाप लगेगा। कौन सा पाप? गया जन्म का मूल है पाप मुझे बात इसीलिए ना छोड़िए जब तक घर में जान। जब तक शरीर में जान है तब तक दया भावना नहीं छोड़नी चाहिए। तो नहीं छोड़नी चाहिए, है ना? इंसानियत का धर्म यही इंसानियत का धर्म। चलो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं खाइए, कोई नहीं खाइए, है ना? ये नाम की सोच है। चलो लिखो बेटा, पहला पॉइंट लिखो। देखेंगे वैन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, डायग्राम मैंने आज मिटा दिया। चलो क्वेश्चन, वैन ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इज इन रेयरर मीडियम। वैन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इज इन रेयरर मीडियम। ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इज इन रेयरर मीडियम। जब ऑब्जेक्ट जो होगा वो डेंसर मीडियम में हो और कैसा ऑब्जर्वर जो है बेटा वो रेयरर मीडियम में है, ठीक? तो उस कंडीशन में क्या होता है, डायग्राम बनाया था इरेज करते समय तुम्हारी क्या इसने गड़बड़ कर दिया है ना। अगर ये ऑब्जेक्ट है बेटा, यहाँ से ये आपकी ये नहीं जा रही बेटा, यहाँ पे ये डेंसर है और इतना हमारा मीडियम हमारा रेयरर है। डेंसर से रेयरर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर जाएगा। ये रेयरर है और ये वाला मीडियम हमारा डेंसर है। अभी बनाया था हम लोगों ने। और ऑब्जर्वर जो भी यहाँ पे होगा, जो भी आपका ऑब्जर्वर होगा जो इसे देखेगा ऑब्जर्व करेगा, उसको ये कहाँ से आता हुआ अपेयर होता है? इसके जस्ट एबव पॉइंट से कहीं से अपेयर होगा, ठीक? ये हो गया आपका, ठीक? तो बोला क्या जाता है जो एक्चुअल डेप्थ था, ठीक, इसी को रियल कहते हैं। डी से लिखेंगे या एच से लिखे बेटा? डी से लिखे एच से? चलो डी से, डी रियल, ये डी रियल हो गया बेटा। और ये जो आपको मिलेगा इसे हम लोग कह देंगे डी एपेरेंट कहेंगे। और ये जो दोनों के बीच का सेपरेशन होता है इसी को डी शिफ्ट कह देते हैं। क्या कहेंगे बेटा? डी शिफ्ट कहते हैं। मतलब कितना अपनी पोजीशन से क्या कर गया वो शिफ्ट कर गया। इसीलिए आप देखते होंगे अगर क्लीन वाटर है रिवर वगैरह में तो उसके जो बेस होता है ना, तो जो एक्चुअल डेप्थ होता है उससे ऊपर दिखता है, लगता है कि गहराई नहीं, ठीक है? गहरा नहीं, बट जब कूदी है तो कुछ ज़्यादा ही नज़र आता है, ठीक? तो उस कंडीशन में ऐसे सिचुएशन होता है कि उसके जो रियल डेप्थ होता है उसके रिस्पेक्ट में वो क्या लेसर डेप्थ पे दिखता है। अगर आप उसमें कहीं जंप लगा दिए तो फिर, है ना? अरे एक बार मेरे साथ भी हुआ बेटा, बहुत छोटे से, है ना? ठीक, कभी नदियों किनारे गए नहीं थे और गर्मी का टाइम था, लगा कम है, कूद गए, पता लगा कि वो तो पड़ोसी लोग थे और उन्होंने बचा लिया, नहीं तो फिर, है ना? अरे बेटा कभी नदी में गए नहीं थे, पहली बार तो गए थे, तो तैरते कैसे? गांव, आप भी तो गांव रहे होंगे। हाँ, गाँव छोटे पे रहे हुए हैं, बट उस टाइम अलाउ नहीं होता था ना, और गांव के पास में नदी है नहीं, दूर है। चलो देखो, नदी में फुकाने जाते हो गया बेटा?
बन गया। तो जब हम लोग यहाँ पे रिलेशन निकालते हैं ना किसका, जो रियल होगा और अपेरेंट होगा, ठीक। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका होगा, मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ के रेशियो के बराबर होता है। जो हमारा क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा यहाँ पे, ये म्यू की जो वैल्यू आपकी हुई, मान लो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ए एन के लिए हम लोग 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे जब लिखते हैं बेटा ना, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होगा, म्यू की वैल्यू होगी हमारा कितना, जो उसकी डेप्थ थी कौन सी, रियल, और अपॉन जो उसका अपेरेंट डेप्थ है, उनके रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। मतलब रेयर मीडियम के स्पेक्ट्रम में जो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो, ठीक है, रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ के रेशियो के क्या होता है आपका, बराबर होता है। तो डी क्या, रियल अपॉन डी क्या होता है, अपेरेंट। अगर आपको डी अपेरेंट निकालना है बेटा, तो ये हो जाएगा डी रियल अपॉन कितना, म्यू के बराबर होगा। यानी कि अपेरेंट डेप्थ, अगर कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो लिक्विड के अंदर है और उसका आपका अपेरेंट डेप्थ आपको फाइंड आउट करना है, तो वो रियल डेप्थ अपॉन म्यू के बराबर होगा। इसका मतलब अगर आपको सेम लेवल पे वाटर में रखा है, खड़े हो जाओ भैया, सेम डेप्थ पे वाटर में रखा है और सेम डेप्थ पे आपको ग्लास स्लैब के नीचे रखा हुआ है, तो किस में अपेरेंट डेप्थ की वैल्यू ज़्यादा होगी, वाटर में कि ग्लास वाले में? वाटर में ज़्यादा होगा, ग्लास वाले में कम होगा। क्यों? नहीं, बेंड तो दोनों करेगी सर। अच्छा, ऐसा ऐसा आंसर दे दिया था क्या? तो गोली मारने के बाद क्वेश्चन पढ़ते हो। क्वेश्चन ये था कि अगर सेम, जैसे मान लो सेम थिकनेस का आपने ग्लास स्लैब ले लिया, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रख लिया नीचे, उतने ही लेवल तक आपने एक लिक्विड एक जार में भर दिया और फिर उसके नीचे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सेम डेप्थ पे, इतना वाटर कॉलम है उतना ही ग्लास स्लैब है, ठीक। तो उस केस में इसका जो अपेरेंट डेप्थ होगा किस में ज़्यादा होगा, किस में कम होगा? जो अपेरेंट डेप्थ की वैल्यू होगी किस में ज़्यादा होगी, किस में कम होगी? दोनों वो वाटर ग्लास जो है दोनों कांच का है। नहीं यार, एक भैया ग्लास स्लैब है, क्या है, एक ग्लास का स्लैब है, ठीक। यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसके नीचे हमने रख दिया, ठीक, और यहाँ पे एक क्या भर दिया हमने, यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट रखा, उतना ही हाइट तक यहाँ लिक्विड भर दिया। क्या है ये वाटर है, ये वाटर है और ये क्या है, ग्लास है। तो दोनों यहाँ से जो हाइट है ना, इसकी जो एक्चुअल जो वैल्यू दिया है, यहाँ भी एच है और यहाँ भी एच, क्या एक्चुअल जो वैल्यू है कितना है, एच है। तो यहाँ से अगर आप देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो आप, कौन सा ज़्यादा गहराई में दिखेगा? ग्लास वाला ज़्यादा गहराई दिखेगा, ठीक सर। तो कह रहे हैं वाटर वाला दिखेगा, आप क्या कह रहे हैं? वाटर वाला ये भी कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? वाटर, ये सब वाटर वाला कह रहे हैं। ना मतलब दोनों मुड़ेगा सर, ज़्यादा मुड़ेगा। किस में ज़्यादा मुड़ेगा? तो ग्लास में ज़्यादा मुड़ेगा, तो ज़्यादा ऊपर दिखेगा ना, उल्टा हो गया ना, क्या होगा बेटे? जिसकी डेयर यहाँ से देख लो आप, फॉर्मूले से देख लो ना, ठीक। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है? वाटर के ग्लास, ग्लास का ज़्यादा है, ग्लास का ज़्यादा होता जी, ग्लास का ज़्यादा है। तो डिवाइडेड फैक्टर जब ज़्यादा होगा तो चूंकि रियल वैल्यू दोनों सेम लिया गया, तो वहाँ पे क्या होगा, अपेरेंट वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी, कम हो जाएगी। यानी कि अगर उतना ही लेवल का ग्लास और वाटर है, तो जब वाटर में देखेंगे तो अपेरेंट वैल्यू क्या होगी, अपेरेंट डेप्थ कम होगी, और जब उसमें दिखाएंगे तो रिलेटिवली क्या मिलेगा, उल्टा गया। अपेरेंट वैल्यू जो मिलेगी यहाँ से, वो ग्लास में कम मिलेगा और वाटर में उसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा मिलेगा, ठीक। क्योंकि डी अपेरेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, म्यू के। डी अपेरेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू के। अब दूसरा पूछा था मेरा शिफ्ट कितना हो जाएगा। अब जब हम लोग बात करेंगे बेटा शिफ्ट का, तो शिफ्ट की जो वैल्यू होगी रियल माइनस डी क्या, अपेरेंट। जो शिफ्ट होगा वो डी रियल अपॉन क्या होता है, डी अपेरेंट के बराबर होता है। जो शिफ्ट आपका होगा वो डी रियल अपॉन क्या होगा, डी अपेरेंट के बराबर होगा। डी रियल की वैल्यू कितनी है बेटा, डी रियल लिया, तो ये हो गया डी रियल, और डी अपेरेंट की वैल्यू है डी रियल अपॉन कितना, म्यू। देखो डी रियल कॉमन हो जाएगा, तो डी रियल ब्रैकेट में 1 - 1 अपॉन क्या हो गया, म्यू के बराबर हो गया। ये डी शिफ्ट हो गया, ये क्या हो गया, डी
शिफ्ट की वैल्यू होगी। ठीक, तो जो शिफ्ट आपका होगा, डी शिफ्ट की वैल्यू जो होगी वो डी रियल 1 माइनस 1/म्यू के बराबर होगा। डी रियल 1 माइनस 1 क्या हो गया, म्यू के बराबर हो गया। तो यहाँ से इसके बेस पर हम लोग क्या कर लेते हैं, डिटरमाइन करते हैं कितना आपका वहाँ पे शिफ्टिंग होगी या क्या रियल होगा क्या। ठीक, समझ गया बेटा। तो अगर आप कहाँ ऑब्जर्वर एरर में है और ऑब्जेक्ट डेंसर में है तो ऑलवेज जो डिस्टेंस अपीयर होगा वो एक्चुअल डिस्टेंस से लेसर होता है। ठीक, नोट कर लीजिए जल्दी से। ऐसे अगर मल्टीपल मीडिया आपको लिया गया बेटा, कैसा लिया गया हो, मल्टीपल मीडिया दिया गया हो, तब उस कंडीशन में क्या होगा। जैसे T1 है या D1 है, D1 है, D2 है और D3 है। इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स μ1 है बेटा, इसका μ2 है और इसका μ3 है। ठीक, तो अगर बॉटम का हमें इसकी टोटल हाइट दिखानी हो, कितना यहाँ से ऑब्जर्वर कोई ऑब्जर्व करे, इसका एपरेंट कितना हाइट दिखेगा। ठीक, तो डी एपरेंट यहाँ से अगर आप निकालोगे बेटा तो डी एपरेंट की वैल्यू टोटल क्या आएगा, इसके लिए D1/μ1 D2/μ2 प्लस D3 क्या हो जाएगा μ3। तो D1/μ1 प्लस D2 बाई कितना μ2 प्लस D3 क्या μ3। ये टोटल एवरेज वैल्यू जो यहाँ से आपको दिखे, यहाँ से ऑब्जर्वर जो दिखेगा तो डी रियल हो गया। तो रियल वैल्यू अब यहाँ से हम वैल्यू करके क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। कभी कभी पूछा जाता है एपरेंट जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। ठीक, तो अगर हम लोग को इस कॉम्बिनेशन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो इसको हम लोग डी रियल कह लो, पूरी वैल्यू क्या होगी यहाँ से डी रियल। तो डी रियल की जो वैल्यू जो डी अपडेट करेंगे तो इसी को करेंगे इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉम्बिनेशन इज म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉम्बिनेशन इज क्या म्यू। अगर कॉम्बिनेशन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी आपको दी गई है, म्यू दिया गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉम्बिनेशन इज म्यू। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉम्बिनेशन का आपको म्यू दिया गया है तो उस कंडीशन में कितना होगा बेटा, म्यू देंगे तो यहाँ पे डी एपरेंट की वैल्यू जो होगी ये डी रियल अपान म्यू हो जाएगा ना। डी रियल अपान कितना होगा बेटा म्यू। ठीक, म्यू सी कह लेते हैं, इसे म्यू से सी को कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। इक्वल टू कितना आया था हमारा डी एपरेंट D1/μ1 प्लस D2 कितना μ2 प्लस D3/μ3। ठीक, इस केस में अगर हम लोग म्यू सी की वैल्यू निकालेंगे यहाँ लिखते हैं तो कंबाइंड जो आ जाएगी वहाँ पे कॉम्बिनेशन का होगा म्यू सी इधर इधर भी इधर शिफ्ट हो जाएगा तो आएगा डी रियल अपान D1/μ1 प्लस D2/μ2 प्लस D3/μ3। और डी रियल की वैल्यू एक्चुअल में D1 प्लस D2 प्लस D3 हो जाएगा, समझ लो जी। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी D1 प्लस कितना D2 प्लस D3 अपान D1/μ1 प्लस D2 क्या μ2 प्लस D3 क्या μ3। ठीक, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन के लिए। अगर D1 D2 D3 आपस में इक्वल हैं तो D का कॉमन होकर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर हुआ 3/1/μ1 प्लस 1/μ2 प्लस 1/μ3 हो जाएगा। ठीक है, if D1 equal to D2 equal to D3 equal to D। ठीक, तो यहाँ पे म्यूसी की वैल्यू दूसरा रात में लिया है क्या, D1 म्यूसी की जो वैल्यू आपकी हो जाएगी तो ऊपर हो जाएगा 3D/, D कॉमन हो जाएगा, D कॉमन करेंगे तो 1/, क्या D1 प्लस 1/μ2 प्लस 1/μ3। ये डी बेटा कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 3/1/μ1 प्लस 1/μ2 प्लस कितना 1/μ3। ये हो गया म्यूसी की वैल्यू। ठीक, और एलसीएम लेना चाहेंगे सबसे यहाँ ही हो जाता तो कोई बेनिफिट नहीं होता, बट दो का पेयर होगा तो आसानी से कर लेते
दो ही हैं तो उसके इसमें क्या होगा 1/μ1 और प्लस 1/μ2, तो μ1 μ2 ऊपर चला जाएगा तो μ1 μ2 अपन μ1 प्लस μ2 हो जाएगा। ठीक, कर लेंगे। चलिए इतना कर लीजिए, आप कर बेटा बाकी कर लो बात। ठीक।